नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि पता है दोस्तों, हमने राजनीति विज्ञान की महामैराथन सीरीज प्रारंभ की है, जो कि आगामी टीएसटी, पीएचडी, केवीएस, यूजीसी नेट एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों। पूर्व में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनका हमने नोट्स बनाया है और नोट्स का विस्तृत व्याख्या के साथ आपके सामने प्रस्तुतिकरण करते हैं दोस्तों। इसके पूर्व में हमने 18 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और ये उसी क्रम में दोस्तों 19वां वीडियो हो। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। इसके पूर्व की वीडियो हमने देखा था, कानून राज्य का पूर्ववर्ती और राज्य से ऊपर है। ठीक, लिवी डिग्वी ने ऐसी बात कही है दोस्तों। लिवी डिग्वी से संबंधित एक तथ्य और पूछा जाता है एग्जाम में। इन्होंने राज्य के आवश्यक तत्वों में से भूमि को आवश्यक तत्व नहीं माना है। भूमि को इन्होंने राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है दोस्तों। आपको बता दें, राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। ठीक है, राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, जिनमें से पहला है, ठीक, जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, उसका नाम है संप्रभुता। ठीक, संप्रभुता। ठीक, सरकार दूसरा, जनसंख्या और भूमि। ओके, ठीक। और दोस्तों, सीले भी भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। सीले वही सीले हैं दोस्तों जिन्होंने स्वतंत्रता को अधिशासन का विलोम कहा था। सीले नहीं दोस्तों, स्वतंत्रता को अधिशासन का विलोम कहा था। ये भी राज्य के 4 आवश्यक तत्वों में से भूमि को आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं सीले। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल है। सतत जागरूकता यानी जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल है, ऐसी बात ब्राइस महोदय ने कही है। स्वतंत्रता 2 प्रकार की होती है, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता बंधनों का अभाव, यानी सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। सकारात्मक स्वतंत्रता मतलब सरकार का हस्तक्षेप माना जाता है। लास्ट की सकारात्मक स्वतंत्रता, ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता, रूसो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। बुरसांग के हो गए, ठीक है, बारकर, ये सारे लोग। ठीक, और जैसे ये हो गए नकारात्मक स्वतंत्रता में से आ गए दोस्तों आपके ये जो व्यक्तिवादी हैं, प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं, आपको याद होगा स्पेंसर। ठीक है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। और इसके साथ दोस्तों जो नॉजिक हैं और फ्रीडमैन हैं, ठीक है, ये सारे लोग नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। आगे चलते हैं। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम दी। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम की, शक्ति को राजनीति से प्रेरित माना या सर्वप्रथम, ठीक है ना, अवधारणा दी, वो मैकियावेली थे, निकोलो मैकियावेली। दोस्तों, मैकियावेली संबंधित जो तथ्य हैं, इनका जन्म दोस्तों इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। इटली, मुसोलिनी की इटली, ठीक है, इटली के इटली के फ्लोरेंस नगर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनको अपने युग का शिशु भी कहा जाता है। डेनिंग ने दोस्तों, डेनिंग के दार्शनिक थे, इन्होंने इनको अपने युग का शिशु कहा था। क्योंकि दोस्तों इनके जो विचार थे, क्यों कहा था शिशु? क्योंकि जो इनके विचार थे, जो इन्होंने बातें कही थी, अपने काल के अनुसार ही कही थी। ठीक है ना, जो इनके समय, जो इनकी परिस्थितियाँ थी, जो जैसा घटित हुआ, ठीक है, उसी को इन्होंने अपने जो है शब्दों में व्याख्यायित किया है। ठीक है, इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं दोस्तों। इन्होंने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी है, ठीक, जिसमें मतलब राजनीति कला की बात करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों द आर्ट ऑफ वार इन्होंने पुस्तक लिखी है दोस्तों। इन्होंने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। धर्म को इन्होंने राजनीति से अलग कर दिया था दोस्तों, मैकियावेली। दोस्तों, जब मैकियावेली का जो समय था, उस समय राजनीतिकता का जो राजनीति थी, ठीक है ना, वो उस समय की बहुत दूषित राजनीति थी। ठीक है ना, यानी जो नैतिकता थी, नैतिकता का अपकर्ष था, यानी नैतिकता गिर चुकी थी। ठीक है, नैतिकता का पतन हो रहा था। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक, और इन्होंने कहा है दोस्तों, आइए इनके प्रमुख विचार बताते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने कहा है कि राजा को शेर की तरह बलशाली, ठीक है, बहादुर, शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चतुर होना चाहिए। लोमड़ी, ठीक
दोस्तों इन्होंने कहा था व्यक्ति के स्वभाव को बहुत स्वार्थी, लालची और संपत्ति का रक्षक माना गया था। इन्होंने बताया कि व्यक्ति सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपनी संपत्ति को कभी भूल नहीं सकता। अपनी संपत्ति को पाने के लिए वो पिता की भी हत्या कर सकता है। इन्होंने ऐसा व्यक्ति को माना है स्वार्थी, लालची, ठीक है, और संपत्ति का रक्षक माना है। और दोस्तों इन्होंने राजा को कहा है कि राजा को मतलब जो है समय समय पर जो है अपने काम निकालने के लिए कार्य करनी चाहिए। जैसे कि अच्छा होना चाहिए, राजा को स्वभाव से बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर मतलब जो है कोई काम निकालना है तो बल का, छल का भी प्रयोग करना चाहिए समय पर, परिस्थिति के अनुसार। इन्होंने ऐसी बात कही थी। ठीक है दोस्तों, इनसे संबंधित यही तथ्य थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको दोस्तों जो कौटिल्य है ना, ठीक है, ठीक, कौटिल्य भारत में आप जानते ही हो, कौटिल्य को मैकियावेली कहा जाता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, चाणक्य को मैकियावेली भी कहा जाता है क्योंकि चाणक्य की जो राजनीति थी, ठीक है, वो मैकियावेली से कहीं ना कहीं प्रेरित थी। इनकी राजनीति व्यवहारिक थी। ठीक है, इन्होंने व्यवहारिक राजनीति की बात की थी मैकियावेली ने, ठीक, क्योंकि इन्होंने नैतिकता को राजनीति से अलग कर दिया था। ठीक, नैतिकता, मैकियावेली ने दोस्तों नैतिकता को राजनीति से अलग कर दिया था। कुछ विचारक दोस्तों इनको मध्यकालीन मतलब जो है दार्शनिक मानते हैं, प्रथम मध्यकालीन दार्शनिक मानते हैं, प्रथम मध्यकालीन दार्शनिक मानते हैं। लेकिन कुछ लोग बोंदा को प्रथम मध्यकालीन दार्शनिक मानते हैं। बोंदा, कुछ लोग बोंदा को प्रथम मध्यकालीन राजनीतिक दार्शनिक मानते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ लोग मैकियावेली ने ही दोस्तों सर्वप्रथम राज शब्द का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने ही किया था दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ऐसी बात जेनिंग कहते हैं। ठीक दोस्तों, भारतीय संविधान दुनिया का व्यापक संविधान है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक, तो दोस्तों भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, और 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22। अगर क्रम से देखा जाएगा तो 25, नहीं तो 22 भाग हैं। ओके, आगे चलते हैं। किसने लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहा है? तो टेलीरेन ने कहा। टेलीरेन ने लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहा है, लोकतंत्र की इन्होंने बुराई की है। ओके, आगे चलते हैं। किस देश में सिविल सेवक किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकते हैं? फ्रांस में। फ्रांस में दोस्तों, ठीक, जिसकी राजधानी पेरिस है। फ्रांस में दोस्तों सिविल सेवक जो होते हैं, ठीक है ना, किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं, सिविल सर्वेंट, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स। आगे चलते हैं। एन इंडिया पिलग्रिम के लेखक हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको बताते हैं दोस्तों। देखिए देखो, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दोस्तों कटक में हुआ था। कटक में 1897 में, कटक उड़ीसा, ये उड़ीसा में है दोस्तों। ठीक दोस्तों, इनके जो राजनीतिक गुरु थे, ठीक है ना, जिन्होंने स्वराज दल की स्थापना की थी, ठीक, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, चित्तरंजन दास। क्या नाम था उनका? चित्तरंजन दास इनको ये अपना गुरु मानते हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं। ठीक है दोस्तों, CR बोस भी इनको कहा जाता है, चित्तरंजन दास को। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ये कांग्रेस पार्टी को आप जानते ही होंगे, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस दल, जिनकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में ये होम करते हैं। तो जो इनका अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है एक हरिपुरा का, ठीक है, हरिपुरा का 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट अधिवेशन होता है जिसका नाम त्रिपुरी था, त्रिपुरी का अधिवेशन, त्रिपुरी ये मध्य प्रदेश में दोस्तों 1938 हो गए 39 में।
1939 में दोस्तों यह अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना जाता है। ये दोस्तों सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, जो महात्मा गांधी द्वारा समर्थित थे, पट्टाभी सीतारामैया को हराते हैं। ये महात्मा गांधी द्वारा समर्थित थे, ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया को ये हरा देते हैं त्रिपुरा की अधिवेशन में, और इनको अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। ठीक 1939 में त्रिपुरा के अधिवेशन में इनको अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन बाद में महात्मा गांधी से कार्यकारिणी से संबंधित जो विवाद थे इनके, ठीक है, एक तालमेल नहीं बैठता है, तो ये इस्तीफा दे देते हैं। और इनके इस्तीफा के पश्चात, ठीक है, इनके इस्तीफा के पश्चात दोस्तों इनके इस्तीफा के पश्चात राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों, ठीक है, त्रिपुरी का अधिवेशन के अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष चुना जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सुभाष चंद्र बोस जब इस्तीफा दे देते हैं तो कांग्रेस का त्रिपुरी में जो अध्यक्ष चुना जाता है, क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। और संविधान के इस जो समिति थी, ठीक है ना, ठीक, संविधान निर्माण समिति का दोस्तों इनको अध्यक्ष भी चुना जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। संविधान का जो स्थायी अध्यक्ष है ये राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक। और इसके अलावा दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस संबंधी जो तथ्य थे, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था की स्थापना की थी 1939 में, ठीक है। इसके पश्चात दोस्तों ये जर्मनी जाते हैं, जहाँ पर इनको एडोल्फ हिटलर के बारे में तो आप जानते हैं, जर्मनी का शासक हिटलर दोस्तों इनको नेताजी की उपाधि देते हैं। इनको नेताजी की उपाधि कौन देता है? ठीक है, हिटलर देते हैं दोस्तों। इन्होंने महात्मा गांधी को, ठीक है, राष्ट्रपिता कहा था। वहीं से राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। आज़ाद हिंद जो फौज थी दोस्तों 1943 में, ठीक है, उसके सदस्य बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क एवं हृदय में रखता हूँ। राम मनोहर लोहिया, ऐसी बात कौन बोलते हैं? राम मनोहर लोहिया। दोस्तों इनसे संबंधित जो तथ्य थे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, हम पूर्व के वीडियो बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। दोस्तों इन्होंने चौखंबा राज की बात कही थी। चौखंबा राज की बात कही थी। इन चौखंबा राज में इन्होंने गांव, मंडल, ठीक, और इस राज्य, केंद्र, ये चार जो है, ठीक है, चौखंबा राज में प्रमुख माने थे, ठीक है। गांव, मंडल, राज्य एवं केंद्र। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चौखंबा राज्य की मतलब व्यवस्था किसने की थी, संकल्पना किसने की थी? राम मनोहर लोहिया जी ने। ओके, आगे चलते हैं। ये समाजवादी विचारक थे, आपको पता ही है। इन्हीं की विचारधारा पर समाजवादी पार्टी की स्थापना, ठीक है, 1992 में, ये जो आपको पता है ना, ये मुलायम सिंह ने किया था, ठीक है। एसपी पार्टी की स्थापना 1992 में। समाजवाद के अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बनारस शाह ने ऐसी बात कही है। बनारस शाह कहते हैं समाजवाद जो है का अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। समाजवाद को आप जानती हो, पूंजीवाद के अपोजिट जो एक संस्था है, ठीक है, एक विचारधारा है जो। अब देखिए बनारस शाह ने ऐसी बात कही थी कि ये मतलब आय की समानता की बात करता है ओनली, और कुछ नहीं। बनारस शाह दोस्तों वही बनारस शाह हैं जिन्होंने फेबियन समाजवाद के समर्थक हैं। ये फेबियन समाजवाद की बात करते हैं। फेबियन, ठीक है, ब्रिटेन में फेबियन समाजवाद ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्सा पैक्ट का गठन, ठीक है, 1955 में हुआ था। वर्सा पैक्ट का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1955 में, ठीक है।
आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ में यूरो मुद्रा का प्रचलन हुआ। जो यूरोपीय संघ है, यूरो मुद्रा, ठीक है, यूरोप में यूरो मुद्रा प्रचलित है ना, तो इसका प्रचलन कब से हुआ दोस्तों? 1 जनवरी 1999 से। 1 जनवरी 1999 से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सारे। केस पद्धति किस देश की देन है? केस पद्धति, केस स्टडी किसको बोलते हैं? केस स्टडी। केस स्टडी आप इसके बारे में तो जानती हो, इंग्लैंड की देन है। किसकी देन है ये? इंग्लैंड, ठीक है, ब्रिटेन। साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती, लेनिन ऐसी बात कहते हैं। लेनिन दोस्तों आपको पता ही है, ये मार्क्सवादी विचारक हैं, ठीक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन। द स्टेट एंड रिवोल्यूशन, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको बता दें दोस्तों, लेनिन जो है, जैसे मार्क्सवाद का जो विचार है, आपको पता ही है कि मार्क्सवाद राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो उन्हीं की विचारधारा पर लेनिन भी ऐसी बात करते हैं, ठीक है, लेनिन। आगे चलते हैं। किस विचारक ने ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक आधार पर संप्रभुता के एक तत्वीय सिद्धांत की आलोचना की है? देखिए, संप्रभुता का जो एकलवादी सिद्धांत था दोस्तों, वो ऑस्टिन ने दिया था। किसने दिया था? ऑस्टिन। संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थक ऑस्टिन हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेनरी मैन ने दोस्तों इसकी आलोचना की है। किसने की है? हेनरी मैन ने। आपको बता दें, हेनरी मैन इससे संबंधित जो एक तथ्य एग्जाम में पूछा जाता है, इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की, ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की, ठीक है ना, इन्होंने आलोचना की थी और उसको बहुत घटिया बताया था, बहुत घटिया, ठीक है, घटिया, ठीक। हेनरी मैन ने सामाजिक समझौता सिद्धांत जो हाब्स लाख रूल से संबंधित था, ठीक है, उसको बहुत इन्होंने घटिया, बेकार दर्शन माना था, ठीक है। आगे चलते हैं। जे.एस. मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है, ठीक है। जे.एस. मिल के बारे में आपको पता ही होगा, ये व्यक्ति प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं दोस्तों। इन्होंने ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक लिखी थी। अब व्यक्ति के 2 कार्य बताते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। स्वपरक, जो खाना पीना, ये सारे कार्य, और परपरक। इन्होंने कहा था कि जो स्वपरक कार्य हैं, स्वपरक, ठीक है, एक परपरक, तो जो स्वपरक कार्य हैं उनमें मतलब राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो परपरक कार्य है उनमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। इसमें अगर ऐसे काम व्यक्ति कोई करता है जिससे दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती है, तो राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। दोस्तों, मिल ने जो इनके गुरु थे बेंथम, ठीक है, बेंथम, उपयोगितावाद के जनक। बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। इन्होंने उपयोगितावाद पर संशोधन किया था, ठीक है ना, और अपने गुरु की बातों को इन्होंने नकारा था, ठीक है। तो खोखली स्वतंत्रता का, ठीक है, इन्होंने स्वतंत्रता की बात भी की थी, ठीक है दोस्तों। तो उसमें भाषा की स्वतंत्रता व काम की स्वतंत्रता में संबंध नहीं बनाया। क्यों इनको खोखली स्वतंत्रता का जो है मसीहा कहा जाता है? खोखली स्वतंत्रता का, क्योंकि उन्होंने भाषा की स्वतंत्रता और काम की स्वतंत्रता में संबंध नहीं बनाया है। ओके, आगे चलते हैं। राजनीति विज्ञान राज्य के अतीत, वर्तमान, भविष्य का अध्ययन है, गैटिल ने कहा था। राजनीति विज्ञान को राज्य के अतीत, ठीक है, अतीत, वर्तमान, ठीक है, भविष्य। अतीत मतलब जो आप जानते ही हो, जो भूत होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। गांधी जी की राज्य को अनैतिक मानते हैं क्योंकि यह दंड एवं भय पर आधारित है। गांधी जी राज्य को अनैतिक मानते हैं। इनको दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता है दोस्तों। इनको दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है राज्य को अनैतिक मानते हैं। ये राज्य को अनैतिक मानते हैं क्योंकि दंड एवं भय पर आधारित होता है, ठीक है। राज्य व्यक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। किस विचारक ने राज्य की नैतिकता व व्यक्ति की नैतिकता में अंतर किया है? गांधी जी ने।
ठीक। इन्होंने राज की नैतिकता और व्यक्ति की नैतिकता में इन्होंने अंतर किया, किसने? गांधी जी। लेकिन एक बात आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये नैतिकता को राजनीति से संबंधित मानते हैं। नैतिकता को दोस्तों राजनीति से ये संबंधित मानते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, ये राजनीति से अलग नहीं करते हैं। जैसे माकियावेली दोस्तों नैतिकता को राजनीति से अलग कर देते हैं, धर्म को राजनीति से अलग करते हैं, लेकिन गांधी जी ने नैतिकता को धर्म से अलग या राज्य से अलग नहीं किया है। ठीक है, यानी धर्म को राज्य से अलग नहीं किया है। आगे चलते हैं। मृदुल शक्ति की स्थापना का प्रतिपादन किया है, ठीक है, जोसेफ नाई। मृदुल शक्ति, ठीक है, सॉफ्ट पावर की धारणा का प्रतिपादन किसने किया है? जोसेफ नॉय ने। ठीक है। राजनीतिक ह्रास, ठीक है, राजनीतिक ह्रास की धारणा प्रतिपादित किया है हॉटिंगटन। ठीक है, राजनीतिक ह्रास की धारणा का प्रतिपादन किसने किया है? हॉटिंगटन। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से विमुक्त कर सकता है राष्ट्रपति। दोस्तों जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है इसकी स्थापना अनुच्छेद 243 के ता में होती है। ठीक है, ता के तहत शायद होती है, आप देख लीजिएगा एक बार। तो इसकी स्थापना का प्रावधान है दोस्तों संविधान में। एक होता है, आपको पता है, एक होता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, जो अनुच्छेद 324 से संबंधित है। जो निर्वाचन, भारत का निर्वाचन आयोग है अनुच्छेद 324 से संबंधित है, जिसके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय कौन है दोस्तों? राजीव कुमार, और 2 अन्य सदस्य हैं। ठीक है, तो जिसमें दोस्तों इन्होंने कहा, मतलब ये क्वेश्चन में कहा गया है कि जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको राष्ट्रपति मुक्त कर सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति ही मतलब जो है अपने पद से भी मुक्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाता है? तो साधारण बहुमत। ठीक है दोस्तों, देखिए अब जो संशोधन होता है भारत में, ठीक है, वो जो 20 भाग हैं, ठीक है ना, भारत का जो भाग है 20 नंबर का, 20वें भाग में, भारत के 20वें भाग में, ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत दोस्तों, ठीक है, भारत के 20वें भाग में आपको बता दें, या आपको पता भी होगा कि भारत में कुल 22 भाग हैं। जो 20वां भाग है उसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि भारत में संशोधन 3 प्रकार से किया जाएगा। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला संशोधन जैसे साधारण बहुमत से होगा, दूसरा संशोधन दोस्तों विशेष बहुमत से होगा। ठीक है, विशेष बहुमत से तात्पर्य, साधारण बहुमत का मतलब ये होता है दोस्तों कि 50% से ज़्यादा हो, ठीक है, लोग, और विशेष बहुमत का मतलब है कि जो सदन है, ठीक है ना, जो मतलब उसका दल है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, उसके 2/3 बहुमत, 2/3 मतलब जो है सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, विशेष बहुमत हो गया। और एक जो लास्ट वाला विशेष बहुमत और राज्यों की अनुमति से संशोधन किया जा सकता है। ठीक, तो अब जो साधारण बहुमत से संशोधन होता है, जैसे कि राज्यों का विवाद हो गया, ठीक है, ये हो गया। और जो विशेष बहुमत से संशोधन, जैसे मूल अधिकारों पर संशोधन होता है, ये सारे संशोधन होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे संबंधित तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, भारत में निष्पादन बजट, ठीक है, प्रणाली का प्रारंभ कब किया गया है? 1968 में। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों, निष्पादन बजट, इसको परफॉर्मेंस बजट भी कहा जाता है। परफॉर्मेंस बजट भी कहा जाता है इसको। इसको उपलब्धि बजट भी कहा जाता है, उपलब्धि। निष्पादन बजट को दोस्तों परफॉर्मेंस बजट, उपलब्धि बजट कहा जाता है। दोस्तों इसकी संकल्पना सर्वप्रथम, ठीक है, अमेरिका में दी गई थी। हूवर आयोग, ये
प्रथम हूवर आयोग, प्रथम ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रथम हूवर आयोग के द्वारा दोस्तों 1949 में अमेरिका में निष्पादन बजट लागू करने की बात कही गई थी सर्वप्रथम। ओके, और भारत में जो निष्पादन बजट दोस्तों सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था तत्कालीन वित्त मंत्री, ठीक है, पी चिदम्बरम के द्वारा 2005 में दोस्तों, ठीक है, निष्पादन बजट को भारत में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ओके, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं। भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक कर दिया गया था? जो लेखांकन है दोस्तों उसको लेखा परीक्षण, ठीक है, से पृथक कर दिया गया था 1976 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई थी? जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये इनको आपको बता दें, ये भारत के भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों भारत के भाग 4 में है और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में है। ठीक, मौलिक अधिकार भारत में इस समय दोस्तों 6 हैं। जो पहले दोस्तों मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। मौलिक अधिकार भारत के भाग 3 में है, आपको बताते चलें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों पूर्व में मौलिक अधिकार ये कितने थे? ठीक है, 7 थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस समय वो अनुच्छेद 300 का में, ठीक है, संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार। ठीक है, भारत में इस समय मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। ओके, तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि मतलब जो है 26वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को, ठीक है, मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई थी। ठीक दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। ये अनुच्छेद 36 से प्रारंभ होकर करके 51 तक चलते हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अमेरिका के संविधान से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया था। जो मौलिक कर्तव्य हैं, कर्तव्य अलग हैं, ठीक है, इनको जो है दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये भाग 4 का में है। जो भाग 4 है उसके भाग 4 के का में है दोस्तों। ठीक है, 11 इस समय 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य 46वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार संबंधित था वो। आगे चलते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत की गई। जनहित याचिका दोस्तों की शुरुआत की गई थी 1980 में। इसके जनक है पी एन भगवती तत्कालीन, ठीक है, न्यायाधीश थे। भगवती तत्कालीन न्यायाधीश, ठीक है, पी.एन. भगवती, ठीक है, जनहित याचिका के जनक हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में, ठीक है, 2005 ने सुशासन की कुंजी किसे कहा है? सूचना के अधिकार को। देखिए, जो प्रशासनिक आयोग थे अभी तक 2 बने हैं। पहला प्रशासनिक आयोग दोस्तों 1966 में, ठीक है, मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में बना था। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहला प्रशासनिक आयोग 1966 में बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक आयोग 2005 में बनाया गया था। ठीक है, तत्कालीन पूर्व जो है मुख्य न्यायाधीश, मुख्य मतलब वो समय के वो CM थे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर, उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे, यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तत्कालीन मुख्य, ठीक है, तत्कालीन मुख्यमंत्री, ठीक है, वीरप्पा मोइली थे।
क्या नाम था उनका? बीरप्पा मोइली। तत्कालीन मुख्यमंत्री बीरप्पा मोइली कर्नाटक के थे ये दोस्तों, ठीक है ना। तो ये अध्यक्ष थे। इसी में सूचना के अधिकार को क्या कहा गया था? क्या कहा गया था दोस्तों? सुशासन की कुंजी कहा गया था। जो सूचना का अधिकार है दोस्तों, ये 12 अक्टूबर, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जो सूचना का अधिकार है दोस्तों, ये संविधान में मौलिक दर्जा इसको दिया गया है। जो ये मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये मौलिक अधिकारों में से एक है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 है, ठीक है, अनुच्छेद 19 के का में, ठीक है, सूचना के अधिकार को शामिल किया गया है दोस्तों। एक वाद था, ठीक है, जिसका नाम था राजनारायण वाद। राजनारायण, उनका नाम था राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश कि 1976 में दोस्तों, ठीक है, सूचना के अधिकार के लिए जो ये मतलब जो है एक लड़ाई के एक केस मतलब जो हुआ था, मतलब तब ये सूचना के अधिकार की सर्वप्रथम बात हुई थी 1976 में, ठीक है। राजनारायण ने इसकी मतलब वकालत की थी, ठीक। आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था? बीरप्पा मोइली दोस्तों, ठीक। कौन थे? बीरप्पा मोइली। ये तत्कालीन, ठीक है, मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के थे दोस्तों बीरप्पा मोइली। ओके, आगे चलते हैं। राजनीतिक दल विचारों का दलाल है, लावेल ने कहा था। राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा था। राष्ट्रीय हित से प्रेरित होते हैं राजनीतिक दल, ठीक है। आगे चलते हैं। दबाव समूह स्वहित से प्रेरित होते हैं, राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित से प्रेरित होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है कार्य विभेजन और विशेषीकरण। देखिए, जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है दोस्तों, ये रिपब्लिक में न्याय की परिभाषा इन्होंने दी थी। रिपब्लिक नामक एक पुस्तक लिखी थी प्लेटो ने, लॉज रिपब्लिक। तो उसमें न्याय की जो है इन्होंने बात कही थी, ठीक। जो शीर्षक था रिपब्लिक का न्याय ही था दोस्तों। उन्होंने न्याय मतलब न्याय को कहा था कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन करे तो वही न्याय है। अगर हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन करे तो वो न्याय है, ठीक है। प्लेटो ने ऐसी बात कही थी। प्लेटो दार्शनिक राजा की बात करते हैं। ये राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानते हैं, ठीक है। राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानते हैं, राज्य को स्वाभाविक मानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। निगमनात्मक पद जो इनकी पद्धति दोस्तों निगमनात्मक थे, निगमनात्मक पद्धति, ठीक है, इनकी पद्धति अध्ययन पद्धति। अरस्तु के प्रमुख विचार दोस्तों, अरस्तु अज्ञानात्मक पद्धति की बात करते हैं, ठीक है। अपने जो ये विश्लेषण करते हैं अपने जो अपने अध्ययन का, ठीक है ना, जो इनका अध्ययन था दोस्तों, ठीक है, उसमें अज्ञानात्मक पद्धति का प्रयोग किया था, ठीक। और तथ्यों का विश्लेषण करके ये बात करते थे, यानी वैज्ञानिक तथ्यों की बात करते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक पद्धति का भी प्रयोग किया था इन्होंने दोस्तों। अरस्तु के बारे में बता दें, इन्होंने राज्य को, ठीक है, आंगिक स्वरूप राज्य को व्यक्ति से पूर्व माना था। राज्य को व्यक्ति से पूर्व माना था। राज्य को आंगिक स्वाभाविक, राज्य को आंगिक भी मानते हैं, ठीक है, स्वाभाविक भी मानते हैं, प्राकृतिक भी मानते हैं, समुदायों का समुदाय मानते हैं, समुदायों का समुदाय। अब देखिए, समुदायों का समुदाय क्यों मानते हैं? क्योंकि कहते हैं कि जो परिवार होता है, ठीक है, परिवार से एक समाज बनता है, समाज से, ठीक है, एक राज्य बनता है, एक समुदाय बनता है, समाज से समुदायों से एक राज्य बनता है, ठीक है ना। ऐसी बात करते हैं ये। अब देखिए, इनसे संबंधित जो प्रमुख विचार हैं इनके, आइए देखते हैं। इन्होंने 158 कानूनों का अध्ययन किया था दोस्तों, 158 संविधानों का अध्ययन किया था लगभग। राज्य व्यक्ति से पहले ही ऐसी बात मानते हैं। राज्य साध्य एवं व्यक्ति साधन, राज्य को साध्य, राज्य को प्रमुख मानते हैं, व्यक्ति को साधन। मतलब ये कहते हैं कि व्यक्ति को सच्चरित्र एवं नैतिक होना चाहिए, ठीक है। राज्य में, राज्य के विकास के लिए व्यक्ति को सच्चरित्र एवं नैतिक होना चाहिए, ठीक है, साक्षर भी होना चाहिए, ऐसा मानते हैं। राज्य का विकास स्वाभाविक है, ये राज्य को स्वाभाविक संस्था मानते हैं। ठीक है, क्रमिक संस्था मानते हैं। निजी संपत्ति के अधिकार की मान्यता, ठीक है, निजी संपत्ति के अधिकार की मान्यता देते हैं, निजी संपत्ति को प्रमुख मानते हैं। संविधानों का वर्गीकरण किए थे, बताए ना हम, 158 संविधानों का इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था।
इन्होंने व्यक्ति के अनुसार संविधानों की बात की थी, ठीक, कुलीन तंत्र, बहुल तंत्र, ठीक है, अल्पतंत्र की बात करते हैं। इन्होंने दासता का समर्थन किया था। अब दासता का समर्थन इन्होंने किया था कि दास होने बहुत ज़रूरी है समाज में, यानी कुछ लोग राजा बनने के लिए जन्म लेते हैं और कुछ लोग दास बनने के लिए जन्म लेते हैं, और जब दास राजा के साथ रहता है तो उसके गुणों का वो धारण कर लेते हैं, ठीक है, उनके गुणों को धारण कर लेते हैं और उनका भी विकास होता है, दासों का भी। इसीलिए दास का होना बहुत ज़रूरी, दास प्रथा का उन्होंने समर्थन किया था। और इन्होंने असमानता की बात इसीलिए की थी, असमानता की बात करते हैं दोस्तों। ये वितरणात्मक न्याय की बात करते हैं, वितरणात्मक न्याय की बात करते हैं दोस्तों। राज्य के सावयवी सिद्धांत का समर्थन करते हैं, यानी सावयवी का मतलब ही होता है दोस्तों आंगिक, यानी व्यक्ति से पहले मानते हैं। अब देखो, प्लेटो ने ऐसी बात सावयविक सिद्धांत की बात की थी, आंगिक माना था, प्लेटो ने राज को आंगिक माना था, स्पेंसर भी राज को आंगिक मानते हैं, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है दोस्तों। स्विट्ज़रलैंड में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सिर्फ स्विट्ज़रलैंड ही एकमात्र देश है जहां बहुल कार्यपालिका पाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व के पश्चिम देश जिनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है, उनको पहला विश्व कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। विश्व के जो पश्चिमी देश हैं, जैसे अमेरिका, लैटिन अमेरिका हो गए, ठीक है, ये सब देश, कनाडा, तो पश्चिमी देश जो हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानते हैं, ठीक है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानते हैं, विचारधारा पर आधारित हैं, उनको पहला विश्व कहा जाता है, ठीक है। विश्व के ऐसे देश जो समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, उनकी दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है, दूसरी दुनिया के देश, ठीक है। समाजवादी से रूस हो गए। विकासशील देशों को तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है। जो विकासशील देश है, जैसे कि भारत हो गए, भारत अपना विकासशील है, ठीक है, इनको तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है। 1971 में अल्प विकसित देशों को चौथी दुनिया के देश कहा गया था। 1971 में दोस्तों, जो अल्प विकसित हैं, यानी बहुत कम विकसित हैं, ठीक है, जैसे कि अफगानिस्तान हो गए, ठीक है, ये अल्प विकसित देश हैं, तो उनको चौथी दुनिया के देश कहा जाता है, ठीक। किस विद्वान ने, ठीक है, नौकरशाही को प्रशिक्षित अक्षमता की संज्ञा दी थी? थॉस्टीन वेबलॉन ने। नौकरशाही दोस्तों आपको बताया भी तो चुके थे। नौकरशाही का सर्वप्रथम प्रयोग 1946 के आसपास, ठीक है, विसेंट गॉर्नी ने किया था। विसेंट गॉर्नी नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया था। और मार्क्स वेबर ने दोस्तों नौकरशाही के 3 रूप बताए थे, आपको बताए भी थे, ठीक। करिश्माई नौकरशाही, परंपरागत नौकरशाही, कानूनी नौकरशाही की बात की थी उन्होंने परंपरागत, ठीक है, नौकरशाही की बात की, परंपरागत, ठीक। करिश्माई कानूनी नौकरशाही की बात की थी उन्होंने, ठीक, मैक्स वेबर ने। आगे चलते हैं। कमल क्रांति का संबंध किस देश से है? मिस्र से है। कमल क्रांति दोस्तों हुई थी मिस्र में एक, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रोशियस ने अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता की बात की थी। अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता की अवधारणा किसने दी थी? ग्रोशियस। अंतर्राष्ट्रीय, सर ये क्वेश्चन पूछा गया था जो एलटी के एग्ज़ाम हुआ था, मतलब पिछली एलटी परीक्षा हुई थी, और जो टीजीटी पीजी की परीक्षा हुई थी, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, या टीजीटी में पूछा गया था, या शायद हमें लगता है ये क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी में क्वेश्चन ये पूछा गया था। राजनीति विज्ञान की जो परीक्षा सिविक्स की होती है, उसमें पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता की बात किसने की थी? तो ग्रोशियस ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात हुई थी उसमें। आगे चलते हैं। निर्वाचन सूची, ठीक है, पद्धति से लाभ होता है। निर्वाचन की सूची पद्धति से लाभ होता है समूहों एवं दलों को। आपको बता दें, जो निर्वाचन प्रणालियाँ हैं तो वो 3 तरह की होती हैं। एक बहुमत निर्वाचन प्रणाली, एक बहुल निर्वाचन प्रणाली, और एक जो है सांप्रदायिक, ठीक है ना। देखिए, निर्वाचन प्रणाली 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है बहुल निर्वाचन प्रणाली, एक बहुमत निर्वाचन प्रणाली, और एक होती है सांप्रदायिक अनुपातिक।
अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है ना। अनुपातिक जिसमें मतलब जो है एकल संक्रमणी मत पद्धति का अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसके दो भाग बताए गए थे, एक सूची पद्धति और एक एकल संक्रमणी पद्धति। अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोस्तों दो भाग होते हैं। अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसमें अल्पसंख्यकों को फायदा होता है। अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली के दो भाग थे, ठीक है ना, दो प्रकार थे। एक सूची पद्धति, ठीक है, जिसमें समूहों और दलों को होता है, और एक है एकल संक्रमणी मत पद्धति जिसका चुनाव दोस्तों राष्ट्रपति, जो भारत में राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे दोस्तों। आप हमारा पूरा वीडियो जरूर देखिए, एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के बेहतरीन वीडियो हम लाते रहेंगे। कुछ दिनों हम प्रैक्टिस सेट भी प्रारंभ करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक, और पढ़ते रहिए। आई विश टू आपका सिलेक्शन जल्द हो जाए, ठीक। हम आप वादा करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में इन प्रश्नों से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, और भगवान से प्रे करते हैं कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।